हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी 12th के काव्य खंड के बारे में। दोस्तों, मैं एक सूचना बता देता हूं कि आपका गद्य खंड समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, जो हमारे दोस्त भाईगण और जो है, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आपको काव्य खंड चालू हो गया है आज से। तो आज पहला काव्य खंड का चैप्टर है। तो पहला काव्य खंड का चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कुछ भी करने से पहले उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। आपके नाम से जैसे पुकारते हैं उसी तरह हमारे मतलब जो है, ये जो है काव्य खंड, इसके नाम है। तो पहला चैप्टर का नाम सुन लीजिए, ठीक ना। तो पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों करबक। करबक याद रखिएगा, करबक। करबक के लेखक कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है करबक और इसके लेखक है दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है कि करबक के लेखक कौन है। तो दोस्तों क्या है करबक के लेखक? मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिएगा। चलिए, आपका एक क्वेश्चन तैयार है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन इसमें बताता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में तथा समझने में। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमान 1492 ईस्वी। देखिए, मलिक मोहम्मद जी जो थे उसके जन्म अर्थात पृथ्वी पर आगमन कब आए थे, कब प्रस्थान किए थे, तो उस तिथि का नाम था दोस्तों, तिथि तो नहीं दिया हुआ है, ईस्वी का अनुमान लगाया गया है। तो उस ईस्वी का नाम है दोस्तों, जो भी अनुमान लगाया गया है 1492 ईस्वी के 15वीं सदी के उत्तरार्ध में। चलिए, अब निधन देख लेते हैं कि हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी का निधन अर्थात स्वर्गवास कब हो गए थे। तो चलिए, डेथ कब हो गए थे, चलिए जान लीजिए उस ईस्वी का नाम। दोस्तों, 1548 ईस्वी में ये भी अनुमान लगाकर बताया गया है। तो फिर भी आपको पूछा जाएगा तो 1548 ऑप्शन में रहेगा। तो अनुमान लगा के बताए गए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको सिर्फ 1548 ही याद रखना है। ये भी अनुमान लगा के ही बताया गया है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके निवास स्थान अर्थात जहां ये रहते थे, जहां इसका घर था और जहां से ये बिलोंग करते थे, तो उस जगह का नाम था दोस्तों जायास, जो कि कम्र अमेठी के, ये अर्थात ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। जैसे कम्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं इसके पिताजी के नाम। इसके पिताजी का नाम था दोस्तों मलिक शेख ममरेज, और इसका एक दूसरा नाम भी है, मतलब इसके दूसरा नाम से पुकारे जाते थे। तो उस दूसरे नाम को भी जान लीजिए इसके पिताजी के। तो दूसरे 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 नाम को देख लीजिए। देखिए, इसके पिताजी के दूसरे नाम था मलिक राजे अशरफ। पहला नाम क्या था इसके पिताजी का? मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था पहले नाम इसके पिताजी का? मलिक शेख ममरेज, और दूसरा नाम था मलिक रोज राजे अशरफ। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं गुरु। इसके कौन कौन गुरु हैं, चलिए देख लेते हैं। गुरु रह चुके हैं। तो गुरु में दोस्तों सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों रह चुके हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी वृत्ति, क्या क्या इन्होंने अपना वृत्ति किए। चलिए देख लेते हैं। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, और दूसरा उसके बाद में जो है ना दोस्तों, बाद में शेष जीवन फकीरी में और बचपन में अनाथ और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। देखिए दोस्तों, आरंभ में जायस में रहते हुए उसके किसानी में बीते, और दोस्तों बाद में शेष जीवन फकीर, मतलब समझ गए ना फकीर का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, नहीं समझे तो कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। बचपन में अनाथ और साधुओं के साथ ही इसके बचपन गुजरे। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यक्तित्व इसका कैसा व्यक्तित्व था, चलिए जान लेते हैं। चेचक के कारण रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित। देखिए, चेचक के कारण जो है ना रूपहीन, चेचक एक रोग का नाम है दोस्तों। तो उस रोग में होता है क्या, आपका बॉडी का जो होता है पार्ट वगैरह सब, तो बॉडी का पार्ट में होता है आपको कुछ पूरा वाइट, मतलब कुछ अजब ही तरह का दिखने में लगता है अलग से। तो उसके कारण रूपहीन, मतलब अच्छा दिखने में नहीं लगता था, ठीक ना। तो चलिए, लेकिन समझ गए ना, इतना महान व्यक्ति थे कि किताब में आज प्रस्तुत है।
तो सोचिए, देखिए किसी का रंग रूप से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, किसी के रंग रूप से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ये सब होना बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, जब तक आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भी बनना बहुत जरूरी है, जितना आत्मविश्वास की जरूरी है उतना ही आत्मनिर्भर बनने की भी जरूरी है। चलिए फिलहाल बुक पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बाइक आंख और कान से वंचित थे। देखिए, बाइक वंचित मतलब समझ रहे हो ना, देखिए समझा देता हूँ, नहीं समझ रहे तो चलिए। आंख और कान से वंचित मतलब आंख नहीं था ना ही कान था, दोनों से वंचित थे। समझ गए ना, वंचित का मतलब हो गया आंख कान नहीं है, समझ गए ना, आंख कान उसके पास नहीं है। मृदुभाषी और मनस्वी और स्वभावतः संत। देखिए, मृदुभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला, याद रखिएगा, मृदुभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। वो कम बोलने वाले थे और मनस्वी और स्वभावतः संत थे, मतलब स्वभाव से बहुत ही संत इंसान थे, मतलब शांत इंसान थे, म्यूट थे, उतने ज्यादा नहीं बोलना पसंद करते थे। चलिए इसके कुछ कृतियां देख लेते हैं। चलिए कृतियां, पद भाव अखरवाट, और तीसरा हो गया आखिरी कलाम, चित्ररेखा, करारनामा, और आगे हो गया मसला या मसलनामा, जो कि खंडित प्राप्ति है, खंडित प्रति प्राप्त है। चलिए इनके अतिरिक्त चमावाल, होलीनिमा, इतावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, पता नहीं उसकी कोई क्यों उठ रहा है, छोटा कुछ समझ में ना आ रहा है। चलिए भाई लोग देख लेते हैं। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार बनाकर छंदप्रस्त कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही है थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि देखिए, छंदोबस्त काव्यखंड लिखने के बाद परिपाटी और प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में उन्होंने रही थी, और संभवतः वह संस्कृत में भी रही होगी। कहने का अर्थ है उसने अनुमान लगाया कि संस्कृत में शायद वो रही होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यह परिपाटी साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्राय और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में आव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेम घानक काव्य कहते हैं, और चौपाई दोहा आदि की कर्बक शैली में निबंध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतमय और कोमलता की तुलना कथावृत्तों के विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। देखिए, ये सब वैसे तो कुछ समझाने का बात तो इस सब में नहीं है, वैसे पढ़ देता तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत इसमें जो भी आता है वो समझा देता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गति में कोमलता की तुलना में कथावृत्ति विवरण और विस्तार सहेज की क्षमता थी उसमें, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इस्लाम और उसके साथ तस्वुक सूफी मत के आगमन के बाद इसे प्रेम घानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, और जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्राय से सम्मिलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जन कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अवाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के अन्यतम कड़ी हैं। जायसी के लेख अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथवली के नाम से संपादित हैं। देखिए, जैसे देखिए काव्य के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ती जी आदि अनेक विद्वान जो हैं अलग अलग जायसी ग्रंथवालियों के नाम से संपादित किए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जायसी देखिए, सब में समझाने की बात नहीं है,
बस आप सुन लीजिए, उतना हो जाएगा। और जो भी रहता है ना, सूर्य में रहता है, इसका जन्म कहाँ है, ये सब से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आपको हर एक चैप्टर के बाद जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मिल जाएगा, समझ रहे ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस ये सब सुन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सुनने का मन है न है तो अभी सुनने का प्रयास कीजिए, और क्या बात है। जैसे कि उज्जवल अमर कृति की आधार है कि उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिससे चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा की त्रिकोण पूरा होता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़े जाने से अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि का सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम और पीर के कवि हैं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम और पीर के कवि हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। बिहार बोर्ड है, यहाँ से पूछने जाने की संभावना बनी रहती है। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की एक कवि है प्रेम और पीर के, समझ गए, याद रखिएगा, याद रखने का कोशिश नहीं, याद रख लीजिए, समझ गए। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि है, याद रखिएगा, याद रख लीजिए, ठीक ना। अब मुझे 3 बार कहने, चौथा बार कहने की जरूरत नहीं है। मार्मिक अंतर्व्यवस्था से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, चलिए पढ़ लेते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से एकदम। चलिए, ग्रिड आशाएं वाला और महिषाएं हैं। यह प्रेम अनुभूतियों रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। और पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्थ भी वेदनामास रस हैं, और चरित्रों उनकी सुलगते दहकते मनोभावना और दुर्भाव है, जो पाठकों श्रोताओं और अपने लपेट में ले लेता है। उसे प्रेमाख्यान काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्र मन कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी के एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि इस प्रेम कहानी में प्राणों से हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। और खाण जैसी मीठी और खलीस अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि का विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत 2 कर्वक अलग अलग संकलित हैं। ये पद्मभाव के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छेदों में से हैं, किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्यंत की व्यंजना करते हैं। और प्रारंभिक श्रुति खंड से लेके प्रथम कटक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन और प्राकृतिक प्राप्त दृष्टता और महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों को हमारा ध्यान खींचते हैं। इस गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। अंतः एक उपहार खंड के लिए द्वितीय कर्वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इससे रक्त की लई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रति के नजल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती रानी है, न वह बुद्धिमानी सुआ है और न राघव चैतन्य है, पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक एक दिन भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तिरछ तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वहीं उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा,
कवि को अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य। चलिए ये तो आप सुन लिए सब एक्सप्लेन करने की कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है और आपको भी समझ में ज़्यादा नहीं आता है। आता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए एक छोटा सा कोटेशन है विजय देव नारायण शाही का, अब देख लेते हैं क्या लिखे हैं हमारे विजय देव नारायण शाही। तो चलिए 2 मिनट मात्र। झांसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर करगती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिसमें निसंकल्प आदर्श भी है और बहुत कड़वे यथार्थ भी है और झिलमिलाती यूटोपिया भी है और रिश्तखोरी पर चलते हुए कारागार भी है और सत्य और साका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इससे नहीं है कि जैसे सिर्फ चुनी हुई निसंलग्न चीज़ें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा बुरा जो भी हो अपना विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है। चलिए दोस्तों देखिए इस सब में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की थोड़ा बहुत जो होता है शुरू में हो जाता है, फिर भी देखिए दोस्तों इतना हो सकता है, उतना तो नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मनोविचार के साथ, एक नए मनोभावना के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक ये पढ़ते रहिए। देखिए अगर देखिए अपना सिर्फ पढ़ने का कीजिए, लेकिन सुन लीजिए वही काफ़ी है, सुन लीजिए आप जितना हो सकता है उतना मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ और इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा तो उसमें शायद आपको तैयारी हो जाए और इससे भी थोड़ा बहुत तैयारी जितना हो सकता है उतना मैं निकाल देता हूँ। अब नहीं निकलता है तो हम क्या करें, जितना रहेगा उतना ही निकाल पाएंगे और इसके बाद हैंडराइटिंग में ही आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का 20, 22, 50 जो भी निकलता है उतना मैं निकाल के क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग को, ठीक ना, इस चैप्टर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी का परिचय। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, ठीक ना। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा और जो भी हो, थूकना नहीं है, ठीक ना, थूकने की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई में थूकने वाला कोई बात नहीं समझ में आता है तो पढ़िए अपने से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। तो और क्या बोलेंगे और कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक ना। और आप लोग को दुआ देते हैं कि आप लोग पास कर जाएं, और क्या, पास नहीं कर जाए, अच्छा मार्क लाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, नए विचार के साथ, नए मनोभावना के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरा जोश के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ना तो हम लोग का काम है, क्या कीजिएगा, अब पढ़ना भी एक काम की तरह हो गया है, ठीक ना। तो चलिए अब काम कीजिए, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए। हम भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना नए विचार के साथ, अपने नए मनोभावना के साथ, ठीक ना। देखिए पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, ठीक ना। मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा, ठीक ना। चलिए।